टुडे आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चनर की। सो हमने काफी सारी एरियाज कवर कर लिए हैं। वी हैव कवर्ड डीएमसी एज वन ऑफ द एरियाज, वी हैव कवर्ड आई थिंक आइडिएशन एज वन ऑफ द एरियाज। कल परेश सर के सेशन में यू गाइस आल्सो कवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा आइडिएशन, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट, वो सारा हो गया है। And I think you guys have already worked on your LMCs, which is good. So now today the objective is to understand कि यार अगर हम अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, so हमने आइडिया सोच लिया, हमने सब प्लान कर लिया कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, बट हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड कि कोई वो लेना चाहेगा भी नहीं चाहेगा, या फिर आर पीपल रियली इंटरेस्टेड, या फिर कैन वी मॉडिफाई our startup or the idea in a manner which makes it more exciting for people to pursue. So I'll start with an example. तो जब YouTube शुरू हुआ था, can anyone tell me what is the story of YouTube? So YouTube, as we know today, is a platform on which we can go and watch videos. But जब YouTube शुरू हुआ था तो वो क्या करता था exactly? Anybody who is aware and would want to share कि YouTube किस चीज का प्लेटफॉर्म था जब वो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था? Any random thought? Any wild thought? If you guys would want to unmute, please do that. If not, then you can write it in the chat. क्या करता था YouTube? ऑलराइट, सो मैं बताता हूँ क्या करता था यूट्यूब। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो यूट्यूब जब चालू हुआ ना, तो उस टाइम उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ना डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो उस टाइम डेटिंग प्लेटफॉर्म इतने पॉपुलर भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हम एक डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट द बायो और द पिक्चर, वी वुड ओनली हैव वीडियोज, कि लड़का लड़की दोनों वीडियोज डालेंगे, एंड देन बोथ ऑफ दीज could go through. So let's say I can go through a lot of videos of girls who would introduce themselves, and they'll tell something about themselves, that what kind of personality they have, what do they do, what are the things they like, they don't like. So that essentially what was the objective of doing YouTube. So YouTube में they created a dating platform जिसपे कि लड़का लड़की videos डालेंगे, people can watch the videos and accordingly मैच और अनमैच, जैसे टिंडर में मैच और अनमैच होता है, वैसे ही वीडियो के थ्रू अनमैच या मैच होगा। बट होने ये लगा that people started getting so much crazy about videos, and उसमें दो चीजें थी। एक तो एक तरफ से लोग बाकी लोगों की वीडियोस देखते थे, तो उससे लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिलता था कि इस ऐसे 10 लोगों की वीडियो देखी तो वी got to know 10 different people, their thought processes and everything, and this is something that became a time pass for those guys. And people also got a experimentation time to put videos and be creative with the videos, and therefore they realized कि यार dating platform से अच्छा है कि we should make it a platform where everybody and anybody can come, be a creator and upload as creative video as possible, and बाकी के लोग can watch the video. So it was a very good entertainment platform. So the objective of telling the story was that whenever you are starting something, it is very important to understand कि तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लॉट ऑफ रिसर्च टूल्स टुडे, कि क्या क्या रिसर्च टूल्स हो सकते हैं, किस क्या क्या चीजें करेंगे हम लोग तो पता चलेगा, क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। Just allow me to present my screen. Give me a second, and I'll just quickly present my screen. ठीक है। So why does it become important? Why is it important to do your research well before you are launching the product in the market? One second, let me just quickly present. उसके बाद let's continue. हाँ, सो सबसे अब जब भी तुम ये सोचोगे या फिर कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट भी करोगे ना स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो तुम्हें सबसे पहले ये बोला जाता है कि यार कॉलेज के लिए पहले प्रोजेक्ट के लिए पहले रिसर्च करो, पहले समझो क्या है। कोई भी टॉपिक मिल जाएगा तुम्हें, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा। क्लास 12 का जो हम प्रोजेक्ट बनाते थे प्रैक्टिकल वाला, सो वी ऑलवेज हैड टू क्रिएट a project and create a report, and that was based upon certain research. तो research करनी पड़ती थी, उसके बाद प्रोडक्ट बनता था। Similarly, research is a part of everything in life. Even if you're buying, let's say a cooler or an AC or a mobile phone on Flipkart or Amazon, तुम पहले 10 YouTube वीडियोस देखोगे, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, किसका क्या फीचर है, किसका क्या फीचर नहीं है, and then you will Google it and see कि यार किसका क्या रेट है, किसके क्या फीचर्स हैं, कौन सा सस्ता है, किस पे क्या ऑफर चल रहा है। That essentially becomes a part of research. So whenever you are starting your own startup, research becomes very important, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे लॉन्च करना है। अब आई वाज सीइंग, जैसे करण का अगर तुम देखो, करण का लोगो है, इट्स अ रोल्स रॉयस लोगो,
ठीक है, अब जब सर उन्होंने वो बट गाड़ी, इट्स सॉरी, एडिटेड सर, इट्स नेम इज सर आई एम मतलब ये चेंज कर रखा है, ये थोड़ा एडिटेड है। अच्छा हाँ, बट दिस एसेंशियली इज लाइक यस अ यस रोल्स सर। रॉयस लोगो ना। तो अब लेट्स से कि अगर करण ने आइडिया सोचा कि मैं सब बहुत महंगी गाड़ी बनाऊंगा और वो सिर्फ अमीर लोगों को मिलेगी, और मैं सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही नहीं दूंगा वो गाड़ी, वो उनको दूंगा जिनका जिनके पास पावर होगी, जिनका नाम होगा और जिनके पास पैसा होगा। तो सिर्फ अगर कोई अमीर आदमी भी आके बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, तो नहीं मिलेगी, तुम पॉपुलर होने चाहिए और तुम्हारे फॉलोइंग होनी चाहिए। ठीक है, तो करण ने गाड़ी बनाई एंड नाउ ही वांट्स टू लॉन्च दिस कार। नाउ इफ ही गोज एंड लॉन्च दिस कार इन अ कंट्री like any third grade country like Nepal, or he launches it in Bangladesh, so ऐसा नहीं होगा लोग नहीं लेंगे, लोग लेंगे, बट बहुत कम उसमें लेंगे। तो शायद उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही कभी नहीं आएगा, शायद वो उतना कमाई नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो बनाने का खर्चा है वो ज्यादा हो जाएगा, जो उसका खरीदने के जितने लोग हैं कस्टमर है वो बहुत कम होंगे। तो देयरफॉर करण जब ढंग से रिसर्च करेगा, जब समझेगा कि यार किस कंट्री में किसकी कितनी इनकम कैपेसिटी है, जब वो लेट्स से 1000-2000 लोगों से बात करेगा, उनसे क्वेश्चनर्स भरवाएगा, उनसे उनसे उनकी इनकम देखेगा कि कौन कितने ब्रैकेट में कमाता है, पर कैपिटा इनकम देखेगा कंट्री की कि ज्यादा है कम है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड देखेगा। जैसे काफी कंट्रीज में होता है कि पर कैपिटा इनकम शायद कम हो बट लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि तुम किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, वहां पे उनकी जो इनकम होगी ना वो एग्जॉर्बिडेंटली हाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा अरबपति लोग हैं या फिर करोड़पति लोग हैं, बट दे वुड बी सैलरीड क्लास पीपल, दे वुड बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। इसीलिए ना तुम देखोगे कि वो महंगी चीजें खरीदेंगे, महंगी चीजें यूज करेंगे, एंड सब लोग ही ऐसे करते हैं वहां पे। तो अगर यू वुड सी दैट विच कंट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर बट रिलेटिवली, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा टेस्लाज है ना, तो तुम्हें वो नहीं देखने को मिलेगा। यूएस वुड नॉट बी द कंट्री इन विच देयर इज मोस्ट नंबर ऑफ टेस्लास relatively, not in absolute numbers. It'll be Norway, क्योंकि नॉर्वे में people have a good standard of living, and therefore नॉर्वे में there are more number of Teslas, if you compare in terms of how dense the country is. So इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। दिस एंटायर थिंग वर्क्स एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स। आज हम लोग विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी क्लासिक मेथड, सबसे आसान जो तुमने स्कूल में भी करा होगा, कॉलेज में भी किया होगा, वो है क्वेश्चनर। कि क्वेश्चनर कैसे बात, you would also have filled lot of different Google form, lot of questionnaire. You also would have created questionnaires to get it filled from others. So we are going to talk about a very classic survey tool and very effective. बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी आ जाता है। अब तो एवरीबडी सो कंफर्टेबल विद ऑनलाइन थिंग्स दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट अ क्वेश्चनर फिल्ड। ठीक है, सो बिफोर यू मूव एंड टॉक अबाउट क्वेश्चनर्स, कैन समबडी टेल मी, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वेश्चनर, एक वर्ड होता है सर्वे। तो कुछ लोग बोलेंगे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, और कुछ लोग बोलेंगे हम लोग ना क्वेश्चनर भरवा रहे हैं गूगल फॉर्म पे। Are these two things same? Are these two things different? If they are different, what is the difference? Anybody who could share their thoughts. Same होते हैं नहीं होते, ये बताओ पहले मुझे। कि write a yes or a no in the chat, and if you guys can unmute and talk to me, that will be great. But at least chat में tell me if they are same or they're not same. What do you guys think? Questionnaire, कोई तुमसे क्वेश्चनर भरवा रहा है, और या कोई तुम्हारे पास आके बोलता है मैं सर्वे कर रहा हूँ। So what is the difference between both of these? Are they same? Are they not? Yes, guys, they are not. Okay, Vishaka is saying they're not same. Let's talk to individual guys, and I would definitely want you guys to speak up, and therefore individually बात करते हैं। Let's talk to Karan. Karan, what do you think? Are they same or are they not? सर दे आर डिफरेंट। They are different. What do you think is the difference? सर एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज Hmm. एंड वो क्या है, क्वेश्चनर है या फिर वो सर्वे है? सर सर्वे में होता है, ये उसमें नहीं होता, क्वेश्चनर में नहीं होता। अच्छा ठीक है, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट, थैंक यू सो मच करण। वेलकम सर। लेट्स टॉक टू समय। यस समय, आपको क्या लगता है, आर दे सेम डिफरेंट? क्यों सेम, क्यों डिफरेंट? सर मे बी सेम है। मे बी सेम है, ओके, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज सेम?
सर कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे। अच्छा, ओके, ठीक है। सो असेंशली दो चीजें हैं, एक है क्वेश्चनेयर है, एक है सर्वे। तो एक और मैं तुम्हें बहुत क्लोज ऑल्टरनेटिव देता हूँ जिससे तुम्हें शायद शायद समझ में आए अच्छे से। एक होती है मार्केटिंग, एक होती है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग जो होती है वो पूरा पार्ट होता है, जिसमें मार्केटिंग में मैं ये देखता हूँ कि मेरा ब्रांड एम्बेसडर क्या होगा। मैं मार्केटिंग में ये भी देखूंगा मेरा पूरा ब्रांडिंग कैसे हुआ होगा, मेरा मेरा कवर लोगो कैसे दिखेगा, मेरा पैकेट कैसे दिखेगा, मैं किस में पैकेज करूंगा, मैं कैसे बेचूंगा, क्या मेरा सप्लाई चेन होगा, कौन कौन सी दुकान पे मैं रखवाऊंगा, मैं किसको ब्रांड एम्बेसडर लूंगा, मैं क्या एड रन करूंगा, मैं क्या कंटेंट डालूंगा। सो वो मेरा पूरा मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग, जिसमें मैं बोलता हूँ कि यार एड्स कैसे करनी है मुझे। ठीक है, तो एड्स तो है ही कि कंटेंट, मतलब ऑनलाइन एड्स, डिजिटल एड्स, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ marketing, but that becomes a part of advertising. Advertising is a part of marketing. Similarly, सर्वे जो होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है क्वेश्चनेयर। तो जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे असेंशली इज स्टडीइंग द एंटायर पॉपुलेशन दैट वी सिलेक्टेड। अब जब हम उनको स्टडी करेंगे तो पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके इनसाइट्स निकालने पड़ेंगे। तो डेटा कलेक्शन का एक टूल होता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चनेयर। तो सर्वे इज अ लार्ज पार्ट, क्वेश्चनेयर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट अंडर सर्वे। ठीक है, आई थिंक आई वुड हैव मेड इट, आई बिलीव आई वुड हैव मेड इट क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, और जो डूज एंड डोंट्स है, वो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, बिकॉज दिस जनरली कॉमन एंड दिस इज जनरली कॉमन सेंस दैट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, एंड इसलिए आई विल जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे पहली चीज, क्वेश्चनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ना आलस आता है क्वेश्चन भरने में। तो तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड तुम्हें भेजेगा कि यार मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, प्लीज इसको क्वेश्चनर भर दे, यू वुड नेवर फिल इट, क्योंकि तुम बोलोगे कि यार मेरे को नहीं करना, मेरे को आलस आ रहा है, और फालतू के तुमने 20 क्वेश्चंस का बना दिया, मुझे 5-10 मिनट लगेंगे। नोबडी एंजॉयज essentially making filling a questionnaire. So first please make your questionnaire simple and sweet. ठीक है, कि सिंपल सा हो, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, लिमिट, रिड्यूस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, मेक देम नॉन टेक्स्ट, मतलब नॉन टेक्स्टेबल, नॉन नॉन ओपन एंडेड मत रखो, क्लोज एंडेड रखो, कि यस नो है, या फिर 1 2 3 4 रेटिंग करनी है, और तुम्हें लिखना नहीं है उसमें कुछ भी कि आई एम दिस दिस दिस, और ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखो ही मत। तो लिखने वाले क्वेश्चन हटाओ। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल रखो। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारे क्वेश्चन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो और तुम्हारा स्टार्टअप कुछ इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स से कि एक ना स्टार्टअप है, उसका नाम है हेम्प कंपनी, या पता नहीं क्या क्या नाम है, हेम्प से रिलेटेड है। तो हेम्प जो होता है ना, हेम्प इज एसेंशियली भांग। भांग को बोलते हैं, पता नहीं किसको बोलते हैं, हेम्प। तो हेम्प से क्या होता है कि हेम्प का फाइबर होता है ना, वो बहुत बहुत पॉपुलर होता है। अगर तुम कसौल गए होगे कभी, तो तुमने वहां पे बहुत सारे बैग्स देखे होंगे हेम्प के। ठीक है, वो हेम्प के फाइबर से बनता है। तो जो हेम्प की लकड़ी होती है, जूट बनता है ना, वैसे हेम्प के फाइबर्स निकालता है और उससे वो बैग्स बनाता है। तो हेम्प इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑल्सो इट इज वेरी मेडिसिनल। देखो, वो उसकी जो एडिक्शन वाले, उसके जो वो ड्रग वाला जो सिनेरियो है वो तो है ही, बट इट इज ऑल्सो वेरी मेडिसिनल। काफी सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, एंड काफी सारी कंट्रीज में इलीगल है, तो वहां पे उन मेडिकेशंस में यूज नहीं होता। बट हेम्प इज वेरी मेडिसिनल, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल ऑल्सो। सो अगर जैसे तुम कुछ हेम्प पे कर रहे हो एंड यू नो इट इज वेरी डिफरेंट, तो तुम लोग, यू कैन डू एक्सपेरिमेंटल थिंग्स इन योर क्वेश्चनर। यू कैन हैव डिफरेंट फोटोग्राफ्स, यू कैन हैव डिफरेंट GIFs, you can have different memes. But if you are doing something very professional, let's say तुम लोग एक सेकंड लिंक्डइन बना रहे हो, या फिर लिंक्डइन जैसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें सर्वे करने के लिए रीच आउट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, प्रोफेशनल्स को। तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही फॉर्मल सा क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से यू शुड ऑल्सो सिलेक्ट कि तुम्हें क्या क्वेश्चनर भरवाना है। अगर यंग लोग हैं, कैजुअल फॉर्मेट है, तो फिर कैजुअल फॉर्मेट में यू कैन पुट मीम्स एंड ऑल दीज थिंग्स इन क्वेश्चनर। इफ इट इज वेरी फॉर्मल, तो फिर फॉर्मल तरीके से उसको लिखो, एंड दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो, और फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी क्या, मतलब आई हैव सीन कपल ऑफ क्वेश्चनर्स व्हिच आर वेरी वेरी फनी। तो उसमें क्या, एक क्वेश्चनर में भर रहा था, that questionnaire was about some income, there was some product and they wanted to understand कि क्या income है। तो उसमें क्वेश्चनर फर्स्ट क्वेश्चनर शुरू होता है, उस पर पूछते हैं नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है। उसके बाद डिटेल में जब जाते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं आर यू सिंगल और मैरिड।
सो दिस इज वेरी फनी कि उसने वो पहले पूछते हैं कि हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, एंड फिर दे आस्क आर यू मैरिड और अनमैरिड. सो essentially you have to be very sure कि तुम क्या क्वेश्चनर में ऑर्डर रख रहे हो, और तुम्हारा ऑर्डर ना तमीज से फ्लो होना चाहिए एंड एक सिस्टम में फॉलो होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनी रैंडम क्वेश्चन पुट एनीवेयर. जनरली जो हमारे नेम और ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, नेम ईमेल आईडी, ये जनरली टॉप पे होता है, और जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो नीचे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द ऑर्डर फॉलोड. ऑब्वियसली इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या कलेक्ट करना चाह रहे हो, क्या कलेक्ट नहीं करना चाह रहे. ठीक है, सो दिस इज फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अवॉइड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. किसी को भी भाषण लिखना, किसी को भी ऐसे लिखना पसंद नहीं है, तो क्वेश्चनर में अवॉइड लॉन्ग आंसर्स. अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. डोंट राइट ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें कि तुम पूछो, जैसे ऐसा कुछ इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछो कि लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से कि व्हाट यू वुड वांट टू स्पेंड ऑन. जैसे एक ना अगर तुम लेट्स से कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो जिसमें यू ट्रैक पीपल की अर्निंग, तुम एक ऐप बना रहे हो जिसमें हर कोई बंदा जाके अपना सारा खर्चा ट्रैक कर सकता है कि मैंने इस महीने पे ये खर्च किया, इतने इस महीने में इस पे ये खर्च किया, इस पे खर्च किया. अब उस पर अगर तुम पूछोगे व्हाट आर योर स्पेंडिंग्स या फिर व्हाट डू यू स्पेंड ऑन, और उसको ओपन एंडेड छोड़ दोगे, तो कोई नहीं भरेगा. क्योंकि यार हजारों खर्चे होते हैं, कैब से लेकर खाने पीने का खर्चा, मेरा फोन खराब हो गया तो फोन ठीक कराने का खर्चा, मेरी ग्रोसरीज का खर्चा, तो हजारों खर्चे होते हैं, लोग पागल हो जाएंगे. इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उनको एक क्वेश्चन देना चाहिए और उनको रेंज देनी चाहिए. तुम्हें बोलना चाहिए तुम फूड पे कितना स्पेंड करते हो, 3000 से 5000, ऐसे रेंज दो. ठीक है, और फिर जैसे वो होता है ना, वो स्लाइडर होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे जो स्लाइडर होता है स्टोरी पे, वो पूछते हैं वो इमोजी वाला स्लाइडर होता है, वैसा स्लाइडर दो उनको, 3 to 5000 में स्लाइडर. या फिर तुम फ्लिपकार्ट में कभी भी जाते हो, प्राइस रेंज जब सिलेक्ट करनी होता है, एक स्लाइडर होता है ना, कितना प्राइस रेंज में तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वैसे स्लाइडर दो कि तुम फूड पे कितना करते हो, 3 to 5000 के बीच में स्लाइडर से सिलेक्ट करो. तुम अपने कैब्स पे कितना, ट्रैवल पे कितना खर्च करते हो, तुम अपने एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करते हो, तुम अपने रेंट पे कितना खर्च करते हो. तो ये सारे यू कैन पुट इन दैट फॉर्मेट. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन को भी तुम क्लोज एंडेड और सिस्टमैटिकली बना सकते हो. अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चन, नोबडी वांट्स टू फिल देम. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन अवॉइड करो जितना ज्यादा हो सके. जैसे अगर तुम लोगों से पूछ रहे हो, लगता है कि तुम अपनी क्लास में ही ना फॉर्म भरवा रहे हो, अब तुमने उसमें बोल दिया कि तुम्हारा नाम भी कंपल्सरीली डालना है, तुम्हें अपना ईमेल आईडी भी कंपल्सरीली डालना है, तुम्हें अपना फोन नंबर भी कंपल्सरी डालना है, और फिर तुम उनसे उनकी हाउस होल्ड इनकम भी पूछ रहे हो, फिर पर्सनल इनकम भी पूछ रहे हो. पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गिविंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे वुड नो कि यार अगर हम लोग डालेंगे दिस पर्सन नोज अस, दे वुड जज अस. ठीक है, इफ देयर इट इज बीइंग फिल्ड बाय अ पर्सन जो तुम्हें नहीं जानता, उसको तुम देना ही नहीं चाहोगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम ईमेल आईडी, तुम्हें लगेगा स्पैम करेंगे. ठीक है, फिर फालतू के कॉल्स आएंगे, फालतू के मैसेजेस आएंगे. सो अवॉइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. इन सर्टेन क्वेश्चंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम स्मार्टली प्ले कर सकते हो कि तुम्हें अगर किसी की इनकम चाहिए ही चाहिए, तुम उनका नाम मत पूछो, तुम उनकी ईमेल आईडी पूछ लो, उनका फोन नंबर पूछ लो. ईमेल आईडी में जनरली लोगों का नाम होता है, तो तुम उनका नाम वहां से पता चल जाएगा. तो लोग इतना नहीं सोचेंगे कि उनको लगेगा हमारा नाम तो पूछा ही, फोन नंबर तो वो डाल ही देंगे, ईमेल आईडी से तुम उनका नाम निकाल लो. सो यू हैव टू पुट द क्वेश्चंस वेरी स्मार्टली एंड ट्राई टू अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल. अब ना एक ट्रिक होती है, कई बार क्या होता है कि तुम बोलते हो कि यार अपने फ्रेंड को यार भर दे मेरा क्वेश्चन है, और वो सोचता है कि यार ये दोस्त है, इसको मैं मना भी नहीं कर सकता, भरना ही पड़ेगा. वो कुछ भी टिक 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 करके और पूरा फॉर्म भर देता है. फिर प्रॉब्लम होती है जब तुम पूरा डेटा असिमुलेट करने लगते हो, तो तुम देखते हो कि यार कुछ फॉर्म्स हैं जिसका ना डेटा बहुत ही स्टार्कली डिफरेंट आ रहा है. जैसे जयपुर में मैं कोई सर्वे कर रहा हूँ और मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि हाउ डू यू लाइक द वेदर ऑफ जयपुर. ठीक है, इन द मंथ बिटवीन मार्च टू अगस्त. अब सब लोगों ने लिखा हुआ है वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड, ये सब लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है वेरी बैड वेरी बैड. फिर तुम देखते हो 2-3 क्वेश्चन फॉर्म्स है जिसमें लिखा हुआ है वेरी गुड, और वो भी ये नहीं कि मॉडरेटली गुड, बट बहुत ही हाई एंड में लिखा हुआ है वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एज वेदर. नोबडी एंजॉयज सच हॉट वेदर विच इज अ फैक्ट. ठीक है, अब अगर ऐसा है तो दैट मूड माइट ऑल्सो शो दैट दीज गाइज वुड हैव फिल्ड द फॉर्म जस्ट ऐसे मजे में, कुछ भी टिक करने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है. ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कई बार हम लोग 2 क्वेश्चंस ऐड करते हैं विच वेरीफाई द सेम थिंग. कि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ डू यू हैव किड्स. ठीक है, एक फॉर्म है उसमें पूछ रहा हूँ डू यू हैव किड्स. नीचे कहीं 2-3 क्वेश्चन छोड़ के फिर मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
सिलेक्ट द नंबर ऑफ सन एंड डॉटर यू हैव। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर वो बंदा बिना पढ़े कर रहा होगा तो दैट द सिनेरियो वुड बी वो कुछ भी टिक टिक करेगा और वो गलत क्वेश्चन को आंसर करेगा। अब इन दो क्वेश्चन जब मैं सिमिलर तरीके से एक चीज दो तरीके से पूछ रहा हूँ तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर उसने ऊपर यस मार्क किया है और नीचे उसने आंसर दिया, दैट मीन्स दैट फॉर्म हैज बीन फिल्ड करेक्टली। अगर उसने ऊपर नो कर दिया दैट आई डोंट हैव किड्स और फिर वो नीचे लिख रहा है आई हैव वन डॉटर वन सन, दिस कुड बी समथिंग व्हिच कुड बी स्पूरियस एंड दैट दिस कुड हाईलाइट कि यार ये जो क्वेश्चन भरा गया है ना, ये गलत तरीके से भरा गया है, या फिर बंदे ने दिमाग नहीं लगाया, बस टिक 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 करके भरने के लिए भरा है। सो दिस इज what you guys should take care of. And इसके अलावा there are hundreds and thousands of things that you guys should note. छोटा रखो questionnaire, that is one thing. ठीक है, उसको काफी सारे tools होते हैं. There is Google Form also, there is Typeform also. Typeform थोड़ा सुंदर दिखता है, उसमें तुम काफी customizations कर सकते हो. In Google Form also you can try different things. So these are two major tools of questionnaire building. So you guys can use that. Any questions, anything that you guys are not able to understand? या फिर कोई डाउट है, तुमने कभी कोई क्वेश्चन भराया हो या फिर भरा हो या फिर देखा हो तो उसमें कुछ इनसाइट्स हैं तो you guys can share. ठीक है, और meanwhile or if not then we'll move ahead. Take a minute and share if you guys have anything. Okay, let's move ahead. So usage of a questionnaire. How do you use or what is the instead of usage, let's use the term advantage of a questionnaire. So सर्वे के ना बहुत सारे फॉर्म हो सकते, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तुम लोगों ने क्लास 12th में भी if you guys are not from commerce you would not have read it, but there can be lot of different ways of collecting information. You could call people up, you can ask them कि तुम्हारा, so you can ask them 10 different kind of questions and you can collect it. You can just research on the internet. You can ask them to fill questionnaires. You can interview them, one-on-one interview कर सकते हो तुम्हें समझने के लिए. Now depending upon तुम क्या करना चाहते हो, तुम उसके हिसाब से you can decide कि तुम्हें क्या करना है. Accordingly तुम एक tool choose कर सकते हो. तुम्हें questionnaire भरवाना है या फिर you have to get a survey done, or you have to मतलब one survey interview kind of survey done, or any other form that any other kind of different method that you want to use to collect this information. Now specifically for questionnaire, the advantages of having a questionnaire is that first of all it collects large quantity of information. तो एक बार तुम्हें क्वेश्चनर बनाने में टाइम लगेगा. एक बार अगर तुम्हारा क्वेश्चनर बन गया तो तुम्हें उसको बस पब्लिक में सर्कुलेट करना है. उस क्वेश्चनर में 10-15 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो हर एक एस्पेक्ट कवर हो जाएगा. जब तुम लोगों में सर्कुलेट करोगे, लेट्स से 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो तुम्हें टाइम और मेहनत बहुत कम लगी. तुम्हें बस फॉर्म बनाने में मेहनत लगी, सर्कुलेट करने में मेहनत लगी. उसके अलावा तुम्हें हर एक बंदे से इंडिविजुअली बात नहीं करनी पड़ी कि तुम कैसा हो, क्या हो, ये सब वो सब. So that is why your time is saved. So therefore that is one of the advantages, that you can reach to a very large group of people and you can get the information collected very quickly in a more efficient manner. Secondly, it is very inexpensive. तुम्हें इस पर कोई खर्चा नहीं करना. अगर तुम लोग हर एक बंदे को पर्सनली इंटरव्यू कर रहे हो ना, तुम्हारा हर एक घंटे के हिसाब से तुम्हारा एक्सपेंस लग रहा है. इफ यू आर हायरिंग पीपल टू गो डोर टू डोर एंड सर्वे देम, जब जैसे सेंसस होता है जो हमारा 10 साल में एक बार होता है, इंडिया का सेंसस, जब तुम्हारे घर पे लोग आते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितनी एज है, व्हाट इज इनकम, और ये सब चीजें, विच इज लाइक अ वेरी वेरी डिटेल्ड collected information and it is collected by the government. So that is a very expensive proposition. मतलब करोड़ों में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं वो सब करने में, बिकॉज हर एक बंदे को दिन के हिसाब से सैलरी मिलती है. अगर हमें 130 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मतलब हम हर एक छोटे से गांव, हर एक बड़े शहर, हर एक बड़ी बिल्डिंग, हर एक घर पे जाके उसका गेट खुड़खुड़ाना है, उसके अंदर जाना है, 15-20 मिनट आराम से स्पेंड करना है. अगर 4 लोग हैं तो इतना टाइम लगेगा. अगर जॉइंट फैमिली है तो जो कलेक्टर होगा उसका 1 घंटा लग जाएगा पूरा. तो इट इज अ वेरी वेरी टैक्सिंग एक्टिविटी, वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी. बट अगर क्वेश्चनर भरवा रहे हैं हम लोग, सो इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव. एक गूगल फॉर्म पे फ्री में क्वेश्चनर बनवाया और सर्कुलेट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लोगों ने भर दिया. इट इज वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव एक्टिविटी. ठीक है, इट हैज फास्ट रिजल्ट.
तुम जैसे जैसे लोग भरते रहेंगे ना गूगल फॉर्म, तुम देख सकते हो तभी की तभी कि क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म पे पाई चार्ट बन जाता है, सो यू कैन सी कि कितने लोग किस बैकग्राउंड से हैं। या फिर जैसे हम लोग जब हेड स्टार्ट का, सो आई टेक केयर ऑफ हेड स्टार्ट चैप्टर जयपुर। सो हेड स्टार्ट का जो चैप्टर है जयपुर में, आई एम द लीड ऑफ दैट। तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई सेशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम वो फॉर्म सर्कुलेट करा देते हैं, पीपल फिल द फॉर्म, नाउ द स्पीकर इज डिसाइडेड और द स्पीकर इज कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि यार अब हमारे जो लोग हैं ना जिन्होंने अप्लाई किया है, दे आर मोर स्टार्टअप, प्रॉपर स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या फिर जो अभी काम कर रहे हैं, तो वी वुड कॉल अ स्पीकर हु इज ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर, जिसने काफी अच्छी चीजें अचीव कर लिया उसके एरिया में। तो हम उसको बुलाएंगे, किसी के फाउंडर को बुलाएंगे, अच्छे फाउंडर को। अगर हमें दिखता है कि यार मोर स्टूडेंट क्राउड है, सो वी वुड कॉल समबडी हु इज मोर यंग, who these guys can who you guys can relate to, and जो कि तुम्हें सेंसिबल और सही एडवाइस दे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो और वो लाइव होता है, मतलब एक बार हमने फॉर्म सर्कुलेट कर दिया तो हर एक घंटे में जाके हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने भरा, कितने यंग लोग हैं, कितने ऑलरेडी स्टार्टअप है, कितने आइडिया लेवल पे है, ये सब चीजें। सो इट इज वेरी फास्ट रिजल्ट, इट इज वेरी स्केलेबल बिकॉज यू कैन सर्कुलेट इट टू एज मेनी पीपल एज यू वांट, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो सर्कुलेट तुम कितने लोगों को भी कर सकते हो, इट इज वेरी स्केलेबल। इट इट हैज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर तुम एक ही क्वेश्चनर हर साल भरवाते हो, लेट्स से कि तुम्हारे कॉलेज में हर एक क्लास का क्वेश्चनर भरा जाता है कि तुम्हारी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी थी। अब ये मानते हैं कि एक ही टीचर थी, उन्होंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया, उन्होंने इस साल भी पढ़ाया, बच्चे अलग थे बिकॉज बैच अलग थे, एंड दोनों क्लासेस में उनसे सेम क्वेश्चनर भरवाया गया। अब अगर सेम क्वेश्चनर भरवाया गया तो सेम तरह के आंसर्स रिकॉर्ड हुए होंगे, तो हम जो टीचर की परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर की और इस ईयर की वो कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल and it is in Excel format and is also in graphical format, so it becomes very easy to compare the data. So क्वेश्चनर में ये फायदा हो जाता है। ये फायदा किस में नहीं होता, ये फायदा उसमें नहीं होगा वन ऑन वन इंटरव्यू में। तो अगर वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे हो तुम, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि जैसे मैं अगर एक बच्चे से पूछता हूँ कि ये वाली मैम कैसे पढ़ाती हैं, तो वो बोलेगा अच्छा पढ़ाती है मैम, और ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो मैम वो बोलेगा ठीक पढ़ाती है मैम। तो अब ठीक और अच्छा बहुत डिफरेंट है दोनों के लिए। हो सकता है जो ठीक बोल रहा है बंदा, उसके लिए ठीक एसेंशियली इज अच्छा, और जो अच्छा बोल रहा है उसके लिए मे बी शी इज नॉट टीचिंग एज गुड, बट यू नो वो बच्चा आता ही नहीं है किसी की क्लास में, तो उसको लगता है ये मैम अच्छा पढ़ाती है। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव। क्वेश्चनर में वो एलिमिनेट हो जाता है, कंपेयर कर सकते हैं। इजी एनालिसिस की सब एक्सेल में आ गया, सब ग्राफ में आ गया, तो इजीली तुम कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डेटा का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज सेम फॉर एवरीवन, सो इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तुम्हें बार बार उसको कस्टमाइजेशन करने में अपना दिमाग नहीं लगाना होता, एंड दैट इज व्हाई इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड रिस्पोंडेंट्स अनोनिमिटी होती है कि अगर तुम वन ऑन वन इंटरव्यू करोगे तो तुम उस बंदे की शक्ल भी देखोगे, तुम उसको जानोगे भी, उनसे पूछोगे भी। इफ यू आर गोइंग डोर टू डोर, देन देयर इज प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज यू मीट द पर्सन, बट इन questionnaires that thing is eliminated. So in अभी क्वेश्चनर के साथ साथ we would also be talking about सर्वे। तो सर्वे में ना एक एग्जांपल दूंगा एक तरह के सर्वे में। So let's say कि उसमें क्या है कि या फिर I'll talk about that example later on. Let me use some other example. Anonymity में let's say कि तुम्हारे कॉलेज में ही फॉर्म भराया जा रहा है क्लास के लिए, एंड द कॉलेज इज आस्किंग कि तुम्हारी टीचर्स को तुम्हें रेट करना है कि तुम्हारी कौन सी टीचर कितना अच्छा पढ़ाती है। नाउ बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट and you still are a part of that class, you do not want to write your name. तुम अपना नाम ही नहीं लिखना चाहोगे कि तुम्हें लगेगा कि यार मैम के सामने इमेज खराब हो जाएगी, या फिर मैम को बुरा लग जाएगा, या फिर मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में मैम मेरे मार्क्स कम कर देंगे बिकॉज उनको लगेगा कि मैंने अच्छे से रेट नहीं किया या फिर मैंने बुराई किया। सो दैट इन दैट केस वन ऑन वन इंटरव्यू में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर बाकी फॉर्मेट्स में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चनर में यू हैव दैट पॉसिबिलिटी, यू कैन नॉट राइट योर नेम, यू कैन स्किप योर नेम इफ दैट इज अ नॉन कंपल्सरी क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर। सो यूजर एनोनिमिटी इज मेंटेन्ड, एंड दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ क्वेश्चनर। ठीक है। बायस, लेट्स चांस ऑफ बायस विद द हेल्प of logical questions. So it'll be less biased because you will be putting more of logical questions. So put in questions which are common for almost everyone. तो कोई भी वो फॉर्म
क्वेश्चनर भरेगा तो उसके लिए सेंस बनाएगा. So do it like that. It is fast and cost effective, already discussed. Reflect your brand voice. This is general. You can customize it to reflect what a brand stands for. ठीक है. उसके बाद fifth one is historical data comparison. We have already covered that. And last one we have already covered that user do not have to, reveal their identity. So these are the advantages. अगर if we talk about disadvantages, so ऐसा नहीं है कि it is all good and ये questionnaire बस भर लिया तो इससे सब कुछ हो जाएगा. Questionnaire has lot of disadvantages as well. Disadvantages में if we talk about disadvantages, first सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार एक standardized questionnaire होता है जो पूरी दुनिया से तुम भरवाते हो. अब अगर सेम questionnaire तुम सबसे भरवाओगे, the problem would be कि तुम customize नहीं कर पाओगे या फिर तुम चेंज नहीं कर पाओगे. हर बंदा अलग तरीके से सोचता है, हर बंदे का thought process of looking at the world is very different. So you can't customize, your question. And that is what makes it. Let's say कि, we are getting a questionnaire filled and you are asking the candidate about their parents, ठीक है, mother, father, and you have made it compulsory कि तुमने लिखा हुआ father's name is also compulsory, mother's name is also compulsory. Now the problem would be that if unfortunately if that kid or that student does not have either of the parent, or the one of the parent has passed away, the problem would be कि वो compulsory question है और उसको अब लिखना पड़ेगा वो question, मतलब और वो लिख नहीं पाएगा because he can mention it as late something, but essentially they would not want to mention because it sounds very insensitive. अब अगर तुम one-on-one interview में होगे, so you can change it as per the the feel and the vibe of that time, and you can change the questions accordingly. But questionnaire में वो वैसा नहीं होगा, तो फिर शायद वो बंदा बीच में ही तुम्हारा questionnaire छोड़ दे. So that is why कि customization का option नहीं मिलता, तो that is a problem. Dishonest answers बहुत होते हैं क्योंकि लोग बस जल्दबाजी में भरने के लिए कुछ भी भर देते हैं. So that is dishonest answers होता है, इसलिए तुम्हें अपना questionnaire इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि तुम अपना वो देख सको कि कौन सा फॉर्म गलत है, कौन सा फॉर्म सही है. अगर वो गलत वाला फॉर्म भी तुमने इंक्लूड करा तो उससे जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना और जो तुम्हारा एनालिसिस होगा वो सारा खराब हो जाएगा, सारा स्क्यू हो जाएगा. ठीक है. काफी क्वेश्चंस अगर नॉन कंपल्सरी है तो लोग उसको छोड़ देंगे तो तुम्हें सारे इनसाइट्स भी नहीं मिलेंगे. सो स्किप हो जाएंगे क्वेश्चंस. अगर तुम सामने से किसी से पूछ रहे हो तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर दे ही देंगे. क्वेश्चनर में दे वुड जस्ट स्किप द क्वेश्चन इफ दे फील लाइक यार ये तो बड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन है या लंबा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं करना. ठीक है. उसके बाद देयर कुड आल्सो बी एनालिसिस इशू कि तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा आ गया. नाउ मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ the person who's collecting the data, you cannot analyze the data in the proper and the right format. Okay, so this is what is there. Lack of personalization, I've already mentioned, and that is it. Survey fatigue होता है, which is something कि आजकल इतने ज़्यादा questionnaires भरने लगे हैं या फिर इतने ज़्यादा questionnaires float होने लगे हैं कि सबको आलस आता है questionnaire भरने में. So that is what is called survey fatigue, and therefore people do not like to fill questionnaires. Everybody wants to run away from doing it. Okay, so this essentially is what is a broad thing, and I think I've spoken questionnaires इतना ज़्यादा time that you guys would also have got irritated कि क्या questionnaire. ठीक है. Now let's talk about questions. कि जो भी फॉर्म होता है उसमें ना तुमने देखा होगा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं हर एक फॉर्म में. किसी में होगा जैसे 2-3 तरह के फॉर्म में मैं तुम्हें 2-3 तरह के एग्जांपल देता हूँ. जब भी तुम ना पेटीएम से टिकट बुक करोगे ना, सो उसमें पूछता है, जैसे वो टिकट बुक हो जाती है तो उसमें ना रेटिंग आती है 1 to 10 कि तुम हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड पेटीएम टू समबडी एल्स, और हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड हाउ लाइकली आर यू टू बुक टिकट्स वाया पेटीएम, या फिर हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बुकिंग द टिकट बाय पेटीएम. तो उसमें तुम स्टार बने होता है, स्टार मार्क कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है. ठीक है. अब कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि तुम्हें यस या नो करना होता है. डिड यू लाइक द एक्सपीरियंस, यस और नो. ठीक है. काफी सारे एप्स तुमसे पूछते हैं जब भी तुम उसको यूज करते हो, खोलते हो, रेट मी ऑन प्ले स्टोर, फिर वो पूछते हैं मे बी लेटर, यस नो, ऐसे करके पूछते हैं. रिमाइंड मी लेटर, नेवर, और ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं. सो इन क्वेश्चनर आल्सो देयर आर द फॉर्म आल्सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी यूज्ड. अब वो तुम्हें देखना है तुम किस चीज के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली तुम उस तरह का क्वेश्चन यूज कर सकते हो. आई विल जस्ट क्विकली रन यू थ्रू कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं which can use in a questionnaire और उन questions को हम क्या क्या बोलते हैं. ठीक है.
फर्स्ट वन इज अ बेसिक वन, ओपन एंडेड। दो तरह के क्वेश्चंस मेजर होते हैं, मतलब कैटेगरी दो तरह की होती है, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जिसमें कि बस तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ how do you feel as a girl, or how is your experience living as a girl in a big city or city like Delhi। उसमें तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, दैट यू फील अनसेफ, और या फिर दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज द बैड थिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग ऐसे। दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन दिया और उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन जिसमें तुम्हें उसका उसका जो आंसर होता है ना, उसका जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज क्लोज एंडेड। ऐसा नहीं होता कि जो बंदा भर रहा है उसको वो कुछ भी भर सकता है। तो इस सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट सिलेक्ट 5 high priority problems which you face as a girl living in Delhi। और उसके अंदर तुम 10 ऑप्शंस दे सकते हो हमको, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में 10 ऑप्शन देख सकते हो। फील अनसेफ, लैक ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके तुम 10 ऑप्शंस दे सकते हो, उसमें से वो 5 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो सिमिलर क्वेश्चन कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट मैनर्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन अलग होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अलग होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट होता है डिक्टोमस क्वेश्चंस। डिक्टोमस क्वेश्चंस एसेंशियली इज यस और नो, कि कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर तुम्हें जनरली यस या नो में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेट्स से कि मैं कोई स्टार्टअप हूँ एंड मैं पूछ रहा हूँ, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं उस क्वेश्चन से ये देखना चाहता हूँ कि जिसको मैं सर्वे कर रहा हूँ वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर वो मेरा कस्टमर है ही नहीं। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो मैं उसको क्वेश्चंस वो दिखाऊंगा कि तुम्हें मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, तुम्हें प्राइसिंग कैसी लगी, ये सब वो सब। और अगर वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो मैं उससे ये पूछूंगा कि तुमने मेरी ब्रांड के बारे में कभी सुना है। फिर अगर उसने सुना होगा तो मैं उससे पूछूंगा तुमने खरीदा क्यों नहीं। अगर उसने सुना ही नहीं होगा तो मैं उसको बोलूंगा कि डू यू प्रेफर गोइंग, आई आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू सी कि वो मेरा कस्टमर हो सकता है या नहीं हो सकता। सो डिक्टोमस क्वेश्चंस आर एसेंशियली यस और नो। अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदा है तो यस, नहीं खरीदा है तो नो। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चंस, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन जिसमें हम 2-3 चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया उसमें मल्टीपल चॉइस वो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस वो होगा जिसमें कि तुम्हें काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से तुम्हें कुछ सिलेक्ट करना है या फिर एक सिलेक्ट करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि तुमने हाउ हैव यू ट्रैवल्ड, सॉरी, और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ हाउ डू यू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टाउन टू जयपुर फॉर योर कॉलेज, तो तुम्हारे पास हो सकता है एक ही आंसर हो, दैट आई ट्रैवल थ्रू एयरप्लेन्स। ठीक है, या फिर तुम बोलो आई ट्रैवल थ्रू लेट्स से ट्रेन। और यू कैन हैव मल्टीपल आंसर्स कि तुम हो सकता है तुम बोलो कि मैं तो दिल्ली रहता हूँ तो मैं जयपुर बस से भी आ रहता हूँ, कभी कभी मैं कार से भी आ रहता हूँ, मैं ट्रेन से भी आ रहता हूँ। सो यू कैन सिलेक्ट 3 of these। So this essentially is multiple choice where you have a lot of different choice and you can select the right answers as per the question given। ठीक है, very basic, ये तुमने बहुत देखा होगा। Then there is rank order scale। rank order scale में क्या होता है कि उसमें तुम्हें रैंक करना पड़ता है कि अगर मैं बोलूँ let's say कि what are the out of 5 things, मतलब पांच में चीज तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ what are the things that you enjoy the most in Jaipur, or let's say not this, let's say which are your top favorite restaurants or favorite brands, और मैं तुम्हें 5 ब्रांड्स का नाम दे देता हूँ, फिर तुम उसको रेट करते हो कि दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस नंबर 4। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रैंक ऑर्डर, जिसमें तुम रैंक करते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल हो सकता है सोप का। सोप इज लाइक अ प्रोडक्ट विच इज वेरी कॉमन एंड जनरली द बिहेवियर इज कि लोग ना सोप चेंज करते हैं। जैसे people get bored of using the same soap until unless you have some problem or you have some certain preference, you might use the same soap every single time। but ये होता है कि यार कभी पाक एवेन्यू ले ली, कभी लक्स ले ली, कभी लाइफ बॉय ले ली, कभी डेटॉल ले ली, we keep on changing the soaps। so therefore if we want to just understand कि यार सोप इंडस्ट्री में क्या चीज हो रही है, और there is a startup that would want to understand। अब एक स्टार्टअप जैसे बबल ब्लिस करके, दिस इज स्टार्टअप ऑफ GCEC, उसमें दे आर क्रिएटिंग सोप्स। तो तुम देखोगे बहुत अलग अलग तरह की सोप्स होती हैं, रोज वाटर सोप,
एंड कस्टमाइज्ड सोप्स होती हैं, और तुम देखोगे ओट मील सोप, ग्रीन टी सोप, तो जब अगर वो सर्वे कर रहे होंगे तो दे वुड आस्क पीपल व्हाट इज देयर फेवरेट ब्रांड, एंड वो बोलेंगे रैंक करो कि तुम्हारी फेवरेट ब्रांड कौन सी है। लाइफ बॉय इज नंबर 1, लाइफ बॉय होगी तो मैं लाइफ बॉय ही लूंगा, सेकंड होगी डेटॉल, थर्ड होगी समथिंग एल्स, फोर्थ होगी समथिंग एल्स, फिफ्थ होगी समथिंग एल्स, अकॉर्डिंगली रैंक करवाएंगे। फिर हो सकता है पूछेंगे कि जो तुम्हारी टॉप 2 रैंक सोप्स हैं उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हो सकता है फ्रेग्रेंस अच्छी हो सकता है उसका फील अच्छा हो सकता है वो क्वांटिटी अच्छी हो सकता है प्राइस अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो सकता है जो उसका डिजाइन हो वो अच्छा हो। So this is what could be done in rank order. We have to rank certain things in an order. This is question type of 3. Then there is rating scale. Rating scale तुमने देखा होगा काफी सारे apps भी यूज करते हैं, काफी सारे platforms भी यूज करते हैं, जिसमें कि एक स्लाइडर होता है, उसमें तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है तुम उस सर्विस से सैटिस्फाइड हो, अनसैटिस्फाइड हो, डिससैटिस्फाइड हो। तो एक स्केल होता है उसमें पूरा लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है हाईली डिससैटिस्फाइड, एक तरफ लिखा होता है हाईली सैटिस्फाइड, तो और उनके बीच में और ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले होगा वेरी वेरी डिससैटिस्फाइड, फिर लिखा होगा नॉट सैटिस्फाइड, फिर लिखा होगा न्यूट्रल, फिर लिखा होगा सैटिस्फाइड, और फिर लिखा होगा वेरी सैटिस्फाइड। ठीक है, अकॉर्डिंगली तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं किसी कस्टमर से अपनी डिलीवरी का वो कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता हूँ उनके घर पे, तो डिलीवरी एक्सपीरियंस अगर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे डिलीवर टाइमली हुआ या फिर सही टूटा तो नहीं, पैकेजिंग अच्छा था, वो सब पूरा एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। सो आई वुड आस्क देम, आर यू वेरी सैटिस्फाइड, आर यू डिससैटिस्फाइड, आर यू नॉट सैटिस्फाइड, आर यू सैटिस्फाइड, आर यू न्यूट्रल। ठीक है, बिकॉज in these cases the problem would be that if you are giving them a question जिसमें कि तुमको 10 रैंक दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और तुम्हें उन्हें बोल रहे हो 10 में से रैंक करो कि तुम्हें कैसा लगा। नाउ लेट्स से कि दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है जिसने की प्रोडक्ट रिसीव किया, बट उसकी ना कुछ प्रोडक्ट अच्छा था, पैकेजिंग अच्छी थी, टाइम से डिलीवर हुआ, उसकी थोड़ी झिकझिक हो गई और डिलीवरी वाले बंदे से, तो अब क्या होगा कि उसका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। नाउ इवन इफ आई एम आस्किंग देम हाउ वाज द डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी, even if the product delivery as a core was good and nice, he would still end up giving a 4, and that might show a different kind of image to me कि यार मेरा प्रोडक्ट में कुछ खराबी थी। वहीं दूसरे बंदे को अगर थोड़ा सा बाहर का कवर थोड़ा फटा हुआ था वो भी चल गया, बट डिलीवरी वाले ने बोल दिया कि भैया थोड़ा ट्रैफिक था या फिर बारिश आ रही थी तो थोड़ा गीला हो गया, आई होप यू डोंट माइंड, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा बोल दिया। सो इवन इन दैट केस अ पर्सन माइट सिलेक्ट 10, बट दैट इज समथिंग दैट द ब्रांड शुड नो, क्योंकि ब्रांड को फिर पता होगा ना कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो गाड़ी में भेजेगा, बाइक पे भेजेगा ही नहीं अपना मटेरियल अगर एक्सपेंसिव मटेरियल है तो। सो अकॉर्डिंगली रेटिंग स्केल कुड बी यूज्ड इन केसेस where you have to get the emotion, or where it is difficult to put the emotions or to put the feedback in form of a number. So उसमें तुम रेटिंग स्केल यूज कर सकते हो जहाँ पे तुम उनको बैड, गुड, वेरी बैड, न्यूट्रल ऐसे करके वो दे सकते हो और चॉइसेस दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, दिस इज देयर, एंड then there are certain questions जिसमें कि तुमने ये भी देखा होगा कि तुम्हें ना जो तुम्हें मार्क करना होता है ना वो इस तरीके से होता है, जैसे जो अभी मैंने रेटिंग स्केल बताया ना उसका सिमिलर तरीके से होता है, बट उसमें क्या होता है कि तुम्हें चॉइस दी जाएगी, उसमें लिखा होगा -5 से लेकर 5 तक। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग माय वेबसाइट, सो आई वुड गिव यू अप अ रेंज जिसमें कि तुम -5 से +5 तक चूज कर सकते हो। अगर -5 है दैट मीन्स कि वेरी बैड, -4 है तो मतलब क्लोज टू बैड, -1 है तो मतलब अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था, बट खराब के एंड पे ही था, 3 है तो मतलब अच्छा था, 5 है तो मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे तुम उसको स्केल भी देख सकते हो, एंड दिस कॉल्ड स्टेपल स्केल, STAPL, स्टेपल स्केल बोलते हैं इसको। And accordingly question like these could be done. There are a lot of more questions and there are a lot of different mixtures of questions. उसके लिए तुम there are multiple questions, drop down question भी होता है, list question भी होता है कि तुमने एक पूरी लिस्ट दे दी, तुमने एक ड्रॉप डाउन दे दिया। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर शू साइज, अब मैं अगर उसमें ये लिखूंगा व्हाट इज योर शू साइज और फिर तो उसमें लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे मेरी लेंथ बहुत लंबी हो जाती है फॉर्म की, लोग देख के भरेंगे नहीं। इससे अच्छा अगर मैं बस ये लिख के और एक ड्रॉप डाउन दे दूं, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ वो ड्रॉप डाउन होए और उस पर पूरा ऑप्शन आ जाए, मैं एक सिलेक्ट कर दूं और फिर वो दोबारा से बंद हो जाए। सो अगर मैं ऐसा दूंगा तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स दैट कुड बी डन।
Accordingly, there are a lot of different questions that you guys can explore and you guys can read about, and you guys can use accordingly correct kind of questions in the questionnaire that you guys are making for your startup. So ये पार्ट था क्वेश्चनर का, हमने कवर कर लिया क्वेश्चनर क्या होता है, सर्वे क्या होता है, सर्वे और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ब्रॉडली हमने उसके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए. If you guys want to do an activity, please make a questionnaire for your startup. And ये तो कर ही लो, अगर तुम सच्ची में अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, by the end of this program, get a questionnaire made, get a questionnaire vetted by me, and then circulate that questionnaire in general public. Okay, so this is what you guys can do. Before we and now, because I also wanted to talk about sampling, so I'll move to that topic. So sampling essentially, just give me a second, I'll just quickly present sampling ki PPT. Meanwhile, if you guys have any questions, any doubts, please let me know. One second, guys, just downloading the PPT. All right, guys, let's begin. मैं अपनी मशीन स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. All right, okay, good. So क्वेश्चनर की अपन ने बात कर ली. क्वेश्चनर का सेकंड जो फेज होता है ना, लेट्स से कि अगर तुम्हारा कोई स्टार्टअप, जैसे जब मैं पहले बात कर रहा था तो somebody had उसका स्टार्टअप, हैंडीक्राफ्ट का स्टार्टअप. अब जब मैं हैंडीक्राफ्ट का स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक क्वेश्चनर बनाऊंगा. पहले मैं प्रोडक्ट देखूंगा क्या मेरा प्रोडक्ट है, कितना प्राइस आ रहा है, 10 लोगों से बात करूंगा, 10 आर्टिस्ट से बात करूंगा, उनसे कोट लूंगा कि यार तुम कितने का दे रहे हो, मैं अपना मार्जिन लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरा प्राइस कितने का पड़ रहा है. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये पता करना चाहूंगा कि लोग खरीदना भी चाहेंगे या वो नहीं खरीदना चाहेंगे, कितना, कौन से लोग खरीदेंगे, कितने लोग खरीदेंगे, क्या प्रोफाइल होगी मेरी कस्टमर की, उसके लिए मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा. अब वो क्वेश्चनर भरवाने के लिए आई वुड सिलेक्ट कि मुझे वो क्वेश्चनर किसको भेजना है. अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चनर बनवाना होगा, बनाया होगा तुमने, तो तुम देखोगे ना यार मैं किसको भेजूं. अब अगर तुम अपनी अगर तुम्हारा कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है या फिर तुम्हारे क्लास का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि तुम्हें देखना है कि जो मिलेनियल्स हैं, या फिर सॉरी नॉट मिलेनियल्स बट जो जेनजीज हैं, मतलब बहुत ही जो यंग टीनेजर लोग हैं, वो व्हाट डू दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द फोन पे सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे स्पेंड करते हैं. आप उसको अगर तुम्हें भरवाना है, so you can't send it to your mom and dad, you can't send it to somebody who is too young, who has never used a phone. 5 साल के बच्चे से नहीं भरवा सकते तुम 35 ईयर के बंदे से भी नहीं भरवा सकते, because it is a study about teenagers. So sampling essentially is, इस केस में it was very defined कि तुम्हें टीनेजर से भरवाना है, बट काफी केसेस में वो डिफाइंड नहीं होता. Therefore क्वेश्चनर के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो सैम्पलिंग का होता है कि यार तुम्हें किसको सैम्पल करना है, किसको वो क्वेश्चनर भेजना है, वो आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर वॉट एवर स्टार्टअप दैट यू आर डूइंग.
ठीक है, दिस इज एसेंशियली द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग. यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि सैम्पलिंग में हम लोग देखते हैं कि हमें किस किस ग्रुप को सैम्पल करना है और किस ग्रुप के इनसाइट्स को एनालाइज करना है फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन. दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, उसको हम सबको सैंपल नहीं कर सकते. इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, सबको हम सैंपल नहीं कर सकते. इसलिए हमें देखना है कि हम किसको भेजें कि हमारा जो रिजल्ट आए, हमारा जो सैंपल आए वो सबसे बेस्ट हो, उसका जो आंसर हो वो सबसे बेस्ट हो और हमें सही इनसाइट्स मिले उसमें से. ठीक है, नाउ देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट इज population and then there is a sample. Population essentially means the universe. So अगर तुम्हें whatever research you are doing, population essentially would be the entire population of that city. Let's say कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना नई आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इन जयपुर, इन विच आई एम मिक्सिंग इंडियन फ्लेवर्स एंड आई एम मिक्सिंग वेस्टर्न फ्लेवर्स. तो मैं जैसे लॉन्च कर रहा हूँ हेजलनट तुलसी आइसक्रीम, ऐसे मैं कुछ नई आइसक्रीम लॉन्च कर रहा हूँ. नाउ माय पॉपुलेशन, अगर मैं जयपुर में लॉन्च कर रहा हूँ तो जो मेरी पूरी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन एसेंशियली मेरा जो पूरा मार्केट साइज होगा, मार्केट साइज भी नहीं बोलेंगे बट पूरा जो वो लोग होंगे जो आइसक्रीम खाने में इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट साइज बोल लो, मार्केट साइज जो होगा मेरा वो पूरा जयपुर होगा. ठीक है, पीपल, एनीबडी एंड एवरीबडी हु कैन ईट एन आइसक्रीम वुड बी माय population. Now the sample would essentially only be people who I think is the right customer for me. अगर मेरी आइसक्रीम महंगी है, अगर मेरी आइसक्रीम एक स्कूप जो मेरी आइसक्रीम का है वो 100 रुपए से शुरू होता है, so I would not go around on the road and get my survey form filled by a rickshaw puller. Rickshaw pullers also eat ice cream. That means कि वो मेरे मार्केट साइज में फिट होता है, बट वो मेरा कस्टमर नहीं है क्योंकि यार वो 100 रुपए की आइसक्रीम खाएगा ही नहीं बंदा, 100 रुपए का एक स्कूप खाएगा ही नहीं बंदा, उसकी इनकम कैपेसिटी में ही नहीं है वो. सो माय सैंपल हैज टू बी दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच आर गोइंग टू बी माय टारगेट कस्टमर. सो मैं अगर मुझे सैंपल करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने कॉलेज के बच्चों से या फिर मैं अपने रिश्तेदारों से हु आर रिच, हु लिव इन जयपुर, हु कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड दैट काइंड ऑफ प्राइस, उनसे भरवाऊंगा ताकि मुझे सही रिजल्ट मिले. अगर मैं किसी से भी भरवाऊंगा मेरा सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा. सो दिस एसेंशियली व्हाट इज द डिफरेंस. पॉपुलेशन इज द एंटायर पॉपुलेशन एंड सैंपल इज योर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टेड, जो कि तुम्हारे कस्टमर कैसे बिहेव करेगा उसके इनसाइट्स दे सकें. ठीक है, नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. आई विल क्विकली रन थ्रू दैट बिकॉज आई वांट टू डिस्कस मोर अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स. इसमें ये होता है कि सैम्पलिंग होती है लो कॉस्ट होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम कम लगता है क्योंकि तुम्हें पूरी, अगर मैं सारे अमीर लोगों को बेचना चाहता हूँ अपनी आइसक्रीम, तो लेट्स से जयपुर में अगर 5 लाख अमीर लोग हैं, अमीर मतलब जो मेरी आइसक्रीम अफोर्ड कर सकता है, अमीर मतलब माय डेफिनेशन ऑफ अमीर इज दैट इन दिस केस. ठीक है, तो जो मेरी आइसक्रीम अफोर्ड कर सकता है, मैं 5 लाख लोगों से अपना फॉर्म सैम्पलिंग नहीं कराऊंगा उनकी, मैं बस 500 लोगों से सैम्पलिंग करवाऊंगा जो कि मेरे उसमें फॉल करता है. तो मेरा जो पूरा कॉस्ट होगा उसको करने का वो सस्ता होगा क्योंकि मैं 500 लोगों से करवा रहा हूँ ना कि 5 लाख लोगों से. टाइम कम लगेगा. ठीक है, हाई स्कोप, इट विल बी हाई स्कोप बिकॉज इफ आई एम सिलेक्टिंग अ वेरी स्पेसिफाइड सैंपल तो मेरे को पता होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो मेरा बहुत क्लोज होगा मार्केट के बिहेवियर से. Data accuracy might be high and suitable for limited resources. Accordingly, there are certain disadvantages also. There could be chance of biasness, जहाँ पे तुम bias हो जाओ, you get it filled from certain group of people, you do not select your group properly. There could be changeability of units, where kilometers में मैंने कुछ data किलोमीटर्स में कलेक्ट किया, कुछ मीटर्स में, कुछ उसमें, और उससे वेरिएशंस आ रहे हैं, फिर मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ रुपीस में कन्वर्ट सिलेक्ट किया, कुछ मैंने यूएस डॉलर्स में सिलेक्ट किया. अब अगर मैंने 2 डिफरेंट डेट्स पे सिलेक्ट किया तो मेरे दो डिफरेंट डेट्स पे तो करा ही करा, अगर मैंने डिफरेंट टाइम पे भी किया तो मेरे वो फॉरेन रेट्स चेंज हो जाएंगे, तो मेरा सारा डेटा खराब हो जाएगा. एक दिन रुपीज का रेट हुआ 72, अगले दिन हो गया 74, तो मैं डिफरेंस जो उसका मैच है वो करते करते ही पागल हो जाऊंगा. इट विल नेवर हैपन. So this is a problem, and there are a lot of other disadvantages of sampling. But let's more importantly talk about what the different methods of sampling. अब 2 methods होते हैं मोटे-मोटे. एक होता है probability sampling, एक होता है non probability sampling. Probability sampling मतलब अगर मैं जो भी मेरा population है
उसमें से जो मैं सैंपल निकाल रहा हूँ, हर एक बंदे को इक्वल प्रोबेबिलिटी है मेरे उस सैंपल में सिलेक्ट होने की। तो ये मानता है अगर तुम्हारे कॉलेज में, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द नंबर, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट लेट्स से यू हैव इन योर कॉलेज यू हैव 1000 स्टूडेंट्स। नाउ अगर दो तरीके से सैम्पलिंग हो सकती है। एक तरीके से सैंपल हो सकती है कि कॉलेज क्या करता है, 100,000 बच्चों की लिस्ट निकालता है, प्रोबेबिलिटी का कोई टूल लगाता है और उसमें से रैंडमली विदाउट एनी बायसनेस एनीथिंग, उसमें से रैंडमली कोई भी 10 बच्चे सिलेक्ट करता है। तो अब जो 1000 बच्चे थे, एवरीबडी हैड एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीबडी टू गेट सिलेक्टेड वाज 1/1000 एंड देयरफॉर इक्वल, एवरीबडी हैड इक्वल पॉसिबिलिटी, उसमें से 10 लोग सिलेक्ट हो गए। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें कि जब हम अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो एवरीबडी इन द पॉपुलेशन हैड एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वुड बी कि तुम्हारे कॉलेज को सर्वे करना है, तो तुम्हारे जिस भी टीचर को सर्वे करना, उन्होंने क्या किया, वो स्टाफ रूम से निकले, जो साइड में सबसे क्लास थी उसमें घुसे, जो फर्स्ट बेंच पे 5 बच्चे बैठे थे, 10 बच्चे बैठे थे, उनको बुलाया अपने रूम में और सैम्पलिंग कर दी। So this is a non-probability sampling. Everybody, all those 1000 students did not have an equal chance of getting selected. वो तो बहुत ही रैंडम था कि उन्होंने बस गए, 10 बच्चे उठाए और उनकी सैम्पलिंग कर दी। So these are two methods. Probability में everybody has equal chance of getting selected. Non-probability में everybody does not have an equal chance of getting selected. अब हर के अलग-अलग डिफरेंस होता है। I'll explain it to you in details. You can pick and choose whatever you want for your particular startup or whatever idea that you are working on. So probability sampling methods have there are 4 subcategories of it. First is simple random sampling. कि तुमने क्या किया? It is so this sampling method only talks about कि उसमें क्या होता है कि it is a very simple method and it is a very random method कि इसमें तुम कोई भी रैंडमली किसी बच्चे को उठा सकते हो एंड दैट इज व्हाट गिव्स इक्वल चांस फ्रॉम एवरीबॉडी टू गेट सिलेक्टेड। लेट्स से कि अगर मुझे ना अब क्या करना है कि मैं एक इवेंट करा रहा हूँ कॉलेज में, ठीक है, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, तो तुम कॉलेज में गए, अब तुम्हारी जो फ्रेशर्स पार्टी हो रही है उसमें अब हो रहा है कपल डांस। Now, if there is one bowl in which all the boys, name of all the boys are there. In one bowl, or name of all the girls are there. Now, everybody has to pick one chit from one of the bowl. So let's say if a boy is coming on the stage, he has to pick one chit from the bowl of जिसमें girls का नाम लिखा है. So now this is what is called a simple random sampling. सबका नाम उस bowl में है, ठीक है. Now everybody has equal chances of getting selected. And randomly हो रही है. There is no method, there is no order, there is no formula, no particular framework that is being used. Simply हम एक चिट उठाएंगे, उसमें जो नाम लिखा होगा, that girl and that boy would pair up and they would become that pair of for that night. So ऐसे करके this is called a simple random sampling. In this everybody has an equal chance and it is done very very randomly. ठीक है. This is the first category of probability sampling. Second one is a cluster sampling. अब cluster sampling में हम लोग क्या करते हैं? Cluster sampling में ना हम लोग लोगों को या फिर चीज़ों को cluster में divide कर देते हैं, ठीक है. let's say कि जो भी मेरी entire population होगी, मैं उसको या तो sections में divide कर दूंगा या फिर clusters में divide कर दूंगा, and depending upon certain factors. कि मैंने या तो उनको कुछ फैक्टर्स पे डिवाइड किया है, तो मैंने एज के फैक्टर पे डिवाइड किया है, मैंने उनको लोकेशन के फैक्टर पे डिवाइड किया है, किसी और चीज के फैक्टर पे डिवाइड किया है, एक्सक्यूज मी, एंड अकॉर्डिंगली आई विल सर्वे देम, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि लेट्स से कि आई एम सर्वेइंग for the same ice cream वाला example, I'm serving couple of areas in Jaipur. So cluster sampling में मैंने क्या किया? Cluster sampling में मैंने सारे population को, जयपुर के पूरे area को different areas में divide कर दिया कि मैंने C scheme ले लिया, मैंने जगतपुरा ले लिया, मैंने मालवीय नगर ले लिया और ऐसे लोग ले लिए. And then I select any random area कि मैं बोलता हूँ कि मैंने जगतपुरा डिसाइड किया और मैंने C scheme डिसाइड किया और अब उसके अंदर मैं सर्वे करूंगा लोगों का. So this essentially would be cluster sampling where I can where I divide the people into different clusters and then I pick and choose which cluster I want to survey, or which cluster I want to talk to, or which cluster do I want to share my questionnaires into. So this is what is called cluster sampling. Systematic sampling is so इसके बाद होती है systematic sampling.
Systematic sampling is where you divide and where you line up the data in a particular manner. So let's say कि तुम्हारे पास ना 1000 लोगों की लिस्ट है. अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सैंपल बनाना है. हजार पीपल आर योर पॉपुलेशन. अब तुम्हें सैंपल बनाना है और तुम बस 5 लोगों को यूज कर 5 लोगों को इंक्लूड कर सकते हो, फिर 10 लोगों को इंक्लूड कर सकते हो. अब तुम क्या चाहते हो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक कोई सिस्टम हो जिससे तुम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर सको. तुमने क्या बोला कि मैं हर 50वें बंदे को सिलेक्ट करूंगा या फिर हर 100वें बंदे को सिलेक्ट करूंगा. तो फर्स्ट मैंने काउंटिंग चालू करी 1 2 3 4 से. तो मैंने जो 100th बंदा हुआ उसको सिलेक्ट किया पहले, फिर जो मैंने 200th बंदा हुआ उसको सिलेक्ट किया, जो 300 बंदा हुआ उसको सिलेक्ट किया, 400th बंदा हुआ उसको सिलेक्ट किया. अकॉर्डिंगली मैंने एक पैटर्न सेट कर दिया कि मैं हर 100 बंदा होगा ना उसको सिलेक्ट करूंगा. या फिर अगर मुझे और भी सैम्पलिंग करनी है तो मैं बोलूँगा कि मेरी अगर 100 लोगों की क्लास है और मुझे कम से कम 20 बच्चे सैम्पल करना है तो मैं बोलूँगा मैं अपने हर 5th बच्चे को सिलेक्ट करूँगा. तो मैं फर्स्ट बच्चा जो मेरे सिलेक्ट होगा वो 5th रोल नंबर होगा, उसके बाद जो 10th रोल नंबर होगा वो होगा, 15th रोल नंबर होगा वो होगा, फिर 20th रोल नंबर होगा वो होगा. सो दिस इज एसेंशियली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वेयर यू क्रिएट अ सिस्टम एंड there is one person selected from the population at regular intervals, and this is what gives every single person a chance to be selected, and that essentially is what we call a systematic random sampling. ठीक है. Moving on, stratified random sampling. In this what we do is that we divide the entire population into different stratas. This is not done based upon geographies. This is not done based upon any demographic pattern. This can be done on any random basis. अब उसमें क्या होता है उसके बाद then I do sampling in every single strata. तो मैं हर एक जो strata होगा ना उसमें sampling करूँगा और उसमें randomly लोगों को उठाऊंगा. तो मैंने क्या किया पहले strata बनाए. तो let's say कि अगर मेरे 100 बच्चे हैं क्लास में, मैंने उनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया इनटू डिपेंडिंग अपॉन 10 प्लेसेस दैट देयर आर फ्रॉम. सो मैंने यूपी के लोगों को अलग कर दिया, मैंने हरियाणा के लोगों को अलग कर दिया, मैंने JNK के लोगों को अलग कर दिया, मैंने ऐसे 10 लोगों को अलग 10 लोगों को अलग कर दिया डिफरेंट स्टेट से. अब मैंने क्या किया हर एक ग्रुप से मैंने रैंडमली 2 बच्चे उठा लिए. ठीक है. सो मैंने JNK से रैंडमली 2 बच्चे उठा लिए, मैंने यूपी से रैंडमली 2 बच्चे उठा लिए. अब जो मैंने 2 बच्चे उठाए उन 10 ग्रुप्स में से मेरे 20 बच्चों का ग्रुप बन गया. दिस कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. मैंने पहले उनको डिवाइड किया ग्रुप्स में, फिर मैंने उसमें से रैंडमली एक बच्चा उठाया और फिर उनका एक ग्रुप बना दिया. दिस कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स आर वेयर एवरीबॉडी हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. इसका यूजेज या फिर इसका फायदा ये होता है कि एक तो तुम्हारे बायसनेस खत्म हो जाते हैं, कि तुम बायस नहीं होते, तुम्हारे फेवरेबिलिटी खत्म हो जाती है कि तुम किसी भी ग्रुप को फेवर नहीं कर सकते बिकॉज तुम प्रोबेबिलिटी सबकी सिलेक्ट होने की सेम है. तो किसी को भी फायदा नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है, किसी को भी थोड़ा ज्यादा चांस हाई चांस ऑफ सिलेक्शन है, किसी को भी लो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है. सबको इक्वल चांसेस है गेटिंग सिलेक्शन के. ठीक है. सेकंड, डाइवर्स पॉपुलेशन होगी. तो अगर तुम एक तरीके से पूरा डिसाइड कर रहे हो कि किसको कैसे तुम्हें उठाना है या फिर सर्वे में कैसे कैसे डालना है लोगों को, सो दिस इज गोइंग टू एंश्योर दैट योर एंटायर sample population is going to be diverse. And this is how you can choose your the method also, which method do you want to use. Accordingly you will have a more diverse sample. Then you can create accurate samples and then you can have accurate data taken out of that entire population. So this is what is the use of probability sampling. ठीक है. अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि उसमें ना सबको इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का, सबको अलग अलग चांसेस होता है सिलेक्शन का. ठीक है. फर्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, तुम अपने जो भी इंटरव्यूअर होता है ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल कर लेता है. लेट्स से कि अगर मेरे को एक सैंपल करना है जिसमें कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कैसा फोन यूज करता है, मतलब फोन यूजेज की किसकी क्या प्रेफरेंस होती है, किसको क्या फोन पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, क्यों पसंद है. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने 5 दोस्तों को फोन करता हूँ, एक उनको जॉइंट कॉल पे लेता हूँ, कौन कॉल पे लेता हूँ और उनको बोलता हूँ यार तेरा क्या प्रेफरेंस है, व्हाई डू यू वांट टू यूज दिस फोन एंड व्हाई डू यू लाइक दिस फोन, क्या क्या फीचर्स हैं, और ऐसे करके आई जस्ट कलेक्ट द सैंपल. नाउ बिकॉज दे वर माय फ्रेंड्स,
they got selected. But अगर that is why it is non probability sampling. सबका जो भी मेरे सर्कल में लोग थे या फिर जो भी मेरे क्लास में लोग थे या फिर जो भी बोलते उनको सबको इक्वल चांसेस नहीं था गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज मैंने उनको चांस दिया ही नहीं. मैंने सिर्फ अपने 5 फ्रेंड्स को कॉल किया. एंड दिस व्हाट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. लेट्स से कि अभी आई हैव टू सर्वे let's say I have to survey the ill effects, or I have to survey the mental effect of smoking on our mental health. ठीक है कि अगर हम स्मोक करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम होता है. नाउ आई एम जस्ट in a public area or in an area where I see a group of people standing and smoking, तो मैं उनके पास सीधा जाके उनसे पूछने लग जाता हूँ. नाउ दिस इज ऑल्सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि मैंने जो भी मेरे सर्कल में या फिर जो भी उस एरिया में लोग थे जो कि स्मोक करते हैं या फिर who are into that kind of thing, I did not give them equal opportunity for getting selected in this sample. ठीक है. या फिर if you are doing ill effects of smoking among college students, so I did not give every single student in the college a fair chance of getting selected in that survey. मैंने एक ग्रुप देखा who they were smoking and I just went ahead and just surveyed them and understood कि अगर स्मोक करता है तो तुम्हारी हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है. दिस इज व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ठीक है. उसके बाद होगा जजमेंटल और प्रपोर्सिव सैम्पलिंग. इसमें ना क्या होता है कि जो भी सर्वे कर रहा होता है उसके कुछ जजमेंट्स होते हैं दिमाग में. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट टू लेट्स से कि मेरे को एक ब्रांड ने हायर किया है. नाउ आई और नॉट एग्जैक्टली अ ब्रांड, बट लेट्स से कि मैंने ना मेरे को एक सर्वे करना ऑन डायपर्स. नाउ डायपर्स आर यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, बट सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, बच्चे. दैट स्मॉल किड्स हु आर अंडर 5 years of age, those are the people who use diapers. But diapers are also used by adults, कि जब बहुत बहुत अडल्ट हो जाते हैं when they don't have control on their lot of things, तो उस टाइम पे they start using diapers. So adult diapers भी होते हैं, kids के diapers भी होते हैं, pet diapers भी होते हैं. मतलब अगर तुम्हारे पास कुत्ता बिल्ली या फिर कोई पेट है, you can also have diapers for them. So essentially judgmental और प्रपोजिव सैम्पलिंग वुड बी जहां पे मैं अपनी तरफ से या फिर जजमेंट कर लेता हूँ या प्रपोज अपनी तरफ से अपने दिमाग में सोच लेता हूँ कि मेरा टारगेट ऑडियंस तो सिर्फ बच्चे हैं, एंड देयरफॉर आई वुड ओनली टारगेट द स्मॉल किड्स हु आर अंडर 5 years of age. और लेट्स से अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं हायर स्टडीज पे कर रहा हूँ, लेट्स से मैं किसी गांव में हूँ, किसी बहुत ही दूर दराज के गांव में हूँ और मैं वहाँ पे सर्वे करना चाहता हूँ ऑन हाउ और what people read when they're going for their higher studies, मतलब after college what do they read या कौन से कोर्स में अप्लाई करते हैं. तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ या मैं क्या जजमेंट ले लेता हूँ कि यार मैं गांव में हूँ, यहाँ पे कोई लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजता आफ्टर क्लास 12, या फिर गर्ल्स आर मैरिड ऑफ आफ्टर क्लास 12, देयरफॉर मैं उनको सर्वे ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लड़कों से जाके बात करता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या पढ़ते हो क्लास 12 के बाद, कौन से कोर्स में अप्लाई करते हो. सो दिस इज व्हाट इज एसेंशियली कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग. मैंने अपने एंड से जजमेंट लिया. इट इज नॉट फेयर और इट इज नॉट क्लियर, बट दिस इज अ जजमेंट टेकन बाय मी and I'm going ahead with that judgment. So this is what is judgmental sampling. Then there is snowball sampling. Snowball sampling essentially is this one is very interesting. Snowball sampling क्या होता है कि जब तुम्हारे को जिसको सर्वे करना होता है ना वो इतना easily अवेलेबल नहीं होता ना, तो तुम लोगों से जाकर रेफरल लेते हो. ठीक है. लेट्स से कि अगर तुम्हें if you have to survey how do society or how do people react to people who are HIV पॉजिटिव, तो अगर मुझे HIV पॉजिटिव लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है अपनी सोसाइटी में वो सर्वे करना हो, दैट मीन्स आई विल हैव टू रीच आउट टू पीपल हु आर HIV पॉजिटिव. नाउ आई डोंट नो पीपल हु आर HIV पॉजिटिव, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा. लेट्स से आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर और आई एम गोइंग टू my family friend who is a doctor and I'm asking them, do you know anybody or do you know any doctor who would know any HIV positive people? So अगर मैं वो कर रहा हूँ, that essentially is a snowball sampling where I'm going to somebody else, they are giving me a reference and फिर मैं उनसे बात करता हूँ. ऐसे मैं 10 लोगों से पास जा रहा हूँ, वो मुझे ऐसे रेफरेंसेस दे रहे हैं एंड उसके हिसाब से मैं उनको सैम्पल करता हूँ. दिस कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं कि चेन के हिसाब से मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम गेटिंग माय क्वेश्चनर फिल्ड. फाइनली इज कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, आई हैव सम प्री
सेट स्ट्रक्चर और प्री सेट स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से आई पिक एंड चूज पीपल, एंड उसको पिक एंड चूज करने के बाद आई सैम्पल देम. सो दिस इज व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग. अगर मैंने पहले से कुछ सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे इस तरह के लोगों को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स मैं सारी पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं दे रहा, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. इसमें कुछ फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं. फायदे होते हैं कि यार ये काफी बार सस्ता कन्वीनियंट होता है और सस्ता होता है. कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि सब लोगों को हम इक्वल चांस दे रहे हैं, हम एक तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, और हमारा एक फ्रेमवर्क है. इसमें यू कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, तुम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. इसमें तुम टाइम भी बचा सकते हो गिवन तुम कैसा कर रहे हो. अगर तुम्हारे पास बजट और टाइम का कंस्ट्रेंट है, so this could be one of the things that you could use. I know that this or today's class was little theoretical, but जब तुम अगर अपने स्टार्टअप का कोई भी सर्वे करना जाओगे, या फिर अगर तुम अपने स्टार्टअप का कोई भी सैम्पलिंग या फिर क्वेश्चनर भरवाने जाओगे, this would come very handy. I would want you guys to create, if you guys have already worked on an LMC and if you guys are seriously considering starting your own startup, I would definitely ask you guys to create a questionnaire and share it with me, and then we can go ahead and see कि क्या क्या चीजें करी जा सकती है और क्या क्या चीजें improve करी जा सकती हैं. Let me also try to find some good questionnaires and some bad questionnaires online, और मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ क्यों अच्छे हैं क्यों बुरे हैं. Give me 1 second, I'm just googling. देखो इस वाले में I want to show you two things. First, I want to show you this question. This question. This is the double barreled question, which I mentioned as it with some other name while I was talking about. तो इसमें उन्होंने दो questions पूछे हैं. First question is, do you find our product interesting and useful? Second question पूछा है, how satisfied are you with our customer service and service delivery? Now these are two different questions, but जो चीज पूछी जा रही है ना सेम पूछी जा रही है. अब अगर किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरी डिससैटिस्फाइड, और नीचे उसने आके कुछ भी रैंडमली बिना पढ़े सेटिस्फाइड मार्क कर दिया, दैट मीन्स कि वो जो भरा हुआ है वो डमी है, या फिर जो वो फॉर्म भरा हुआ है वो गलत फॉर्म भरा हुआ है. वी कैन इग्नोर दैट फॉर्म. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डबल बैरल क्वेश्चन.
Now there are a lot of different other categories of questions as well, which you guys can definitely. Loaded question भी होता है, leading question भी होता है, जिसमें you ask one question first and then you lead that. Then that question is led by some other question. Sorry, followed by some other question. But first question act as a lead question, second question act as a follow question. ठीक है, negative questions भी हो सकते हैं. So all these questions could be there, but what I want to show you is this one. So if you see this example, so what could be done better with these questions? Something that I want to discuss. So first है उसमें लिखा है when thinking of buying product, which of the following is your choice? फिर उसमें लिखा हुआ है competitor 1, competitor 2, our brand, competitor 3, competitor 4. इसको मैं बोलूंगा कि instead of this, what they could have done is ना उनको इसमें रेटिंग दिलवानी चाहिए थी कि when you're thinking of buying a product, or which one out of these is the most preferable brand, please rank. तो उसमें वो ये बोलते हैं रैंक 1 दो एक ब्रांड को, दूसरे ब्रांड को रैंक 2 दो, तीसरे ब्रांड को रैंक 3 दो, और ऐसे 5 तक रैंक करो. उससे अब फायदा ये होता कि तुम्हें ना पता चल जाता कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है. अकॉर्डिंगली फिर तुम खुद मार्केट स्टडी करके देख सकते थे कि जो मेरा फर्स्ट रैंक है उसकी क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं. ठीक है, सेकंड वाले का क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं. उससे तुम्हें पता लगता है दैट what is the customer more preferable, what is more preferable to the customers. If you're having a response जिसमें कि सबसे सस्ते वाला सबसे ऊपर है, उससे सेकंड सस्ते वाला सबसे उसके नीचे है, अकॉर्डिंगली रेट के हिसाब से कम है, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो जो कस्टमर है जिसने वो फॉर्म भरा है, that customer is very price sensitive. He or she does not really care of the quality or quantity. That person is more concerned with the pricing of the product, and that is how you can also think कि अगर मुझे इस कस्टमर को सर्व करना है तो मुझे प्राइस पे खेलना है. अगर मुझे दूसरे कस्टमर को सर्च करना को क्लोज करना है तो हो सकता है उसने क्वालिटी पे मार्क किया हो कि क्वालिटी के हिसाब से उसने 1 to 5 लिखा हो. So this is how this question could have been changed. Second question, have you heard of the brand before? And third question, how familiar are you with our brand? This is a repetition. ठीक है, until and unless you अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि your target audience or the people you are sending this questionnaire to would not be serious, or you are reaching out to non-serious candidates and therefore you are afraid कि मेरे बहुत सारे dummy questionnaires भरे जाएंगे, तो तुम 2 questions रखो ऐसे, क्योंकि तुम्हें फिर पता चल जाएगा नॉन सीरियसली भरा गया है, सीरियसली भरा गया है. बट अगर इफ यू आर रीचिंग आउट टू ओनली गुड एंड सीरियस टारगेट ऑडियंस, देन यू डोंट हैव टू कीप क्वेश्चंस लाइक दिस. तो अगर तुम लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखोगे, उसमें फिर पूछा हुआ है हाउ रेट आवर ब्रांड. तो पहले पूछा तुमने अपनी ब्रांड, हमारी ब्रांड के बारे में सुना है, फिर तुमने पूछा कि फेमिलियर कितने हो, फिर तुमने बोला रेट करो. अगर तुम्हें in this essentially second question can be eliminated, because अगर उसने तुम्हारी ब्रांड के बारे में सुना ही नहीं होगा तो वो तुम्हारा सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो आंसर ही नहीं करेगा. सो फिर इसका जो लास्ट ऑप्शन है, नेवर हर्ड ऑफ द ब्रांड, ही वुड चूज दैट. सो सेकंड क्वेश्चन कुड बी अवॉइडेड इन केस the audience is somebody who is serious. So this is what could be done. ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो छोटे से छोटा हो, उसमें कम से कम टाइम और कम से कम दिमाग लगे, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो. दैट इज व्हाट शुड बी डन. सैम्पलिंग भी हमें सैम्पल साइज जो है और सैम्पल ग्रुप जो है, दैट इज ऑल्सो व्हाट हैज टू बी सिलेक्टेड वेरी वेरी केयरफुली, सो दैट वी नो दैट वी आर रीचिंग आउट टू पीपल हु आर सीरियस अबाउट डूइंग दिस. ठीक है, गुड. सो दिस इज व्हाट वाज माय टाइम विद यू गाइस टुडे. I know it was a little boring क्योंकि थोड़ा theoretical था, but definitely please make questionnaires for your startup. Please make questionnaire for the things that you are concerned about in your startup. अगर तुम्हें कभी भी किसी को सर्वे करना हो, so please do that. Please share it with me. I'll love to review that and give you the feedback. But thank you so much, everyone. And I think I'll have more couple of sessions, so I'll make it more engaging, as much engaging as possible. But certain things like these are also important. कल तुम्हारा Pareshwar के साथ session हुआ था, that I have heard was very very interactive. He talked to every single person in the group. Today it was just थोड़ा theoretical, but I hope it was good. So thank you so much, everyone. I'll pass it on to the team. In case there is any questions, if you have any doubts, please feel free to ask. I'll love to answer. Yes, guys, if you guys have any doubts, please feel free to ask.
Yes, I'm saying if you guys have any doubts, please feel free to ask. I hope I'm audible now. Okay, all right. Thank you so much, everyone. I'll pass it on to the team. If you guys want to say anything before we wrap up, please do that, or else the session is over from my end. Thank you so much, everyone. It was lovely talking to you guys. You guys can use two things. So first is Google Forms. That is a free tool. Google Form जाके वहाँ पे you have already a lot of different kind of options that are available. वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा customization भी नहीं करनी होती. मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक Google Form खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि you guys have an understanding how to use a Google Form. देखो, अगर मैंने गूगल फॉर्म टाइप किया गूगल पे तो मेरे फॉर्म का ये पेज खुल गया. मैं चाहता हूँ गो टू गूगल फॉर्म इस पे, एंड मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक फॉर्म ऐड करता हूँ. ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ. यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वो हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइप ऑफ टेम्पलेट बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इवेंट रजिस्ट्रेशन और RSVP पार्टी इनवाइट, ये सब. और मैं ब्लैंक चूज करता हूँ. मैं तुम्हें एक बार दिखा दूंगा कैसे कैसे होता है. सो अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो पर्पस है उसके हिसाब से यू कैन डू. सो यहाँ पे पहले फॉर्म का नाम लिख दो. दैट इसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट टेस्ट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ. अनटाइटल क्वेश्चन में आई गेट लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस कि मेरे को अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखना है, पैराग्राफ क्वेश्चन रखना है, चेकबॉक्स क्वेश्चन रखना है, ड्रॉप डाउन क्वेश्चन रखना है. मुझे उनको बोलना है कि कोई फाइल अपलोड करो या लीनियर स्केल रखना है. तो लेट्स से कि मैं बोलता हूँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. ठीक है, RIENC, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. अब मैं बोलता हूँ उनको लीनियर स्केल. ठीक है, लीनियर स्केल में 1 to 5 हो जाएगा. यहाँ पे 1 to 10 कर देता हूँ कि उसको 1 से 10 तक रेट करना है. लेबल 1 को मैं बोल रहा हूँ बैड और लेबल 10 को मैं बोल रहा हूँ गुड. मतलब अगर फर्स्ट है दैट मीन्स बैड था, और अगर 10 है तो दैट मीन्स गुड था. सो दैट इसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसा दिखता है. जस्ट प्रीव्यू में ऐसा दिखेगा. ठीक है, ऐसा दिखेगा कि कैसा एक्सपीरियंस है. तो तुम चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट अदर ऑप्शंस. ठीक है, विच यू गाइस कैन चूज फ्रॉम. यहाँ पे लीनियर स्केल के अलावा भी. सो इससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है. सेकंड जो होता है वो होता है टाइप फॉर्म. मैंने ज़्यादा टाइप फॉर्म यूज नहीं किया, बट यू गाइस कैन डेफिनेटली इवैल्यूएट टाइप फॉर्म एज वेल. ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जाऊँगा. इसका अगर तुम प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो पैसे लगते हैं, बट नॉर्मल टाइप फॉर्म अगर तुम यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सिस्टमाइज. इसमें मुझे पूरा लॉगिन करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यू गाइस कैन ट्राई टाइप फॉर्म. ये बस दिखने में थोड़ा सुंदर होता है और अच्छा होता है, मतलब फ्लो अच्छा होता है इसका गूगल फॉर्म से. गूगल फॉर्म लुक्स लाइक वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो गया. वेरी नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन कस्टमाइज, नॉन अपीलिंग. Typeform you can use to make it more appealing. So these are a couple of tools that you guys can definitely experiment with. Where we can, so Vishaka is asking, is there any platform where we can prepare questionnaire for hearing and vision impairment? Vishaka, unfortunately, I am not very aware of this, but I am pretty sure कुछ audio forms भी होते होंगे where you could, have questions in the form of an audio. And similarly, you can answer also in the form of an audio. So there would definitely be a platform like this. If there is no platform, that means this is like a startup idea that you guys can evaluate. तो अगर कुछ नहीं है तो बना दो and market में डाल दो. And ये तुम साथ भी कर सकते हो अपने college के, like a project, self project. So, and this could be really big because there are a lot of people who would not have access to, something like this. So if not available, this is a good startup idea that you guys can work on. ठीक है? Any other questions that you guys have, please let me know. All right, good. So I think it's let's wrap it up. It was lovely talking to you guys, and I'll see you guys again in the next session that we'll be having. And it was good to talk to you, and thank you so much guys for having me. Thank you, sir.
बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।